अमेरिका की ईरान में जारी जंग के हवाले से इसराइल के किरदार पर खुद अमेरिका के अंदर एक भूचाल बपा हो चुका है। अमेरिका के सियासी मंजरनामे में आजकल एक बहुत अहम सवाल इसराइल के किरदार पर है कि क्या वाकई अमेरिका इस जंग में खुद दाखिल हुआ या इसराइल ने ज़बरदस्ती उसे इस जंग में धकेल दिया। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा सवाल आज ये पूछा जा रहा है कि ये जंग क्या अमेरिका की जंग थी या इसराइल की। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि एक साल में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के 7 दौरे किए और ये बात भी सामने आई कि जंग से पहले आखिरी मुलाकात में नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग पर कायम कर लिया। नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया कि अगर हमला किया जाए तो ईरान को जल्द कमज़ोर किया जा सकता है। नेतन्याहू ने ट्रंप को यह भी यकीन दिलाया कि इस हमले के बाद ईरान में एक अवामी इनकलाब बपा होगा और हुकूमत बदल जाएगी। ट्रंप ने नेतन्याहू की तो सुनी, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की ना सुनी, जिसने खबरदार किया था कि अगरचे ईरान की ताकत को नुकसान पहुंचाना पॉसिबल है मगर रिजीम चेंज नहीं होगी, हुकूमत नहीं बदली जा सकती। इस हवाले से अमरीकी हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफ मौजूद था। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इस जंग की मुखालफत की और कहा कि इससे रीजन में बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है, तेल की सप्लाईज मुतासर होंगी और हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसके बावजूद ज़्यादातर एडवाइजर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप पर फैसला छोड़ दिया। आखिरकार ट्रंप ने यह समझते हुए कि जंग तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी, ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी और जंग का हुक्म दे दिया। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी और एंटनी ब्लिंकन भी ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू की तारीखी कोशिशों का पर्दाचाक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू इस हमले के लिए सालों से अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहा था। पहले प्रेसिडेंट बुश ने इनकार किया, फिर प्रेसिडेंट ओबामा नहीं माने और आखिर में प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी टाल दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने नेतन्याहू की देरीना आरजू पूरी की। There's been recent reporting that Netanyahu was taken into the situation where he basically pitched Trump on attacking Iran. Were you ever part of any conversations like that? I know he's made that pitches to past administrations. And were you surprised that he was able to convince Trump to do this? Well, I was part of any number of conversations with Prime Minister Netanyahu, conversations that took place in other countries. Pitching the U.S. to strike Iran. Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation that asked to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. Prime Minister Netanyahu at various points tried to convince the Obama administration, the Biden administration to do things like this? To my knowledge, he's tried to convince virtually every administration since he's been in office to do what President Trump finally did. He came to the Obama administration and tried this. He came to the Biden administration and tried this. And he finally found a willing customer. सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रुकन क्रिस वॉन होलन का भी ये ख्याल है कि नेतन्याहू 40 साल से किसी ऐसे अमरीकी सदर का इंतज़ार कर रहे थे जो ईरान पर हमले में उनका साथ दे। आखिरकार उन्हें ट्रंप की शक्ल में ऐसा प्रेसिडेंट मिल गया जो इतना गैर जिम्मेदार और नासमझ निकला कि वो जंग में कूद पड़ा। Prime Minister Netanyahu just a few weeks ago said he'd been waiting 40 years for an American president to join him in attacking Iran. And in Donald Trump, he finally found somebody stupid enough and reckless enough to actually do it. ईरान जंग पर अमेरिका के अंदर अमली इख्तलाफ का पहला वाक़या इंसदाद दहशतगर्दी के आले ओहदेदार जो केंट का इस्तीफ़ा था, जिसमें उनका कहना था कि ईरान अमेरिका के लिए कोई फौरी ख़तरा नहीं था। जो केंट के मुताबिक ये जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमेरिकन लॉबी के दबाव में शुरू की गई थी। जो केंट का ये भी कहना था कि अमेरिका जंग ख़त्म करने के लिए इसराइल को रिस्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। Unless we restrain the Israelis and tell them, like, you're done, and if you continue to attack and you continue to do things without telling us and without asking us first, we're paying for it, you're going to ask us first. Then we are going to negate our other part of the deal, and our part of the deal says that we defend Israel. And we provide their Iron Dome system, we provide their air defense. I would say to the Israelis very bluntly, you're done going on the offense. We will tell you what operations you can conduct. If you disobey us and you don't run your operations by us that we're paying for, then we're going to start taking away features of your defense system to the point where all you can do with your military basically is stay on the defense. That's the only way to restrain the Israelis, in my opinion. कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने भी अमेरिका को इस जंग में घसीटने का इल्ज़ाम इसराइली प्राइम मिनिस्टर पर लगाया है। न्यूसोम का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका इसराइल को दी जाने वाली फौजी इमदाद पर नज़रसानी करे। उनका ये बयान निशानदेही करता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी इसराइल के हवाले से सोच में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। मारूफ कंजर्वेटिव शख्सियात
मेगन केली, टकर कार्लसन, ये सब खुलकर ईरान जंग की मुखालफत कर रहे हैं और ये सब ट्रंप के बहुत बड़े हामी तस्वुर किए जाते थे। मेगन केली कहती है कि ये जानने का वक्त आ गया है कि आखिर किसने ट्रंप को इस जंग में धकेला। उनके मुताबिक इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के साथ अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम भी इस फैसले में बराबर के जिम्मेदार हैं। As this thing goes south, we need to know exactly who talked him into it and what representations were made to convince the president that this was a good idea. Who specifically? The names we know are Bibi Netanyahu first and foremost. Lindsey Graham, equally to blame. We know from the Wall Street Journal report that Mark Thiessen of Fox News and General Jack Keane were major advocates of the war. Okay, like those guys, but they appear to have been very wrong that this was a good idea. And we could keep going. Mark Levin, chief among them, he says now, oh, it wasn't me. Every night on Fox News out there urging the president to do this. And then he had a meeting with him in June where we know he denies it now. We know he pushed him for this. Ben Shapiro was out on his show every day pushing this war. Like there were very prominent activists on the right who were practically frothing at the mouth for this thing. And now that it's not only going poorly, but the president's poll numbers are in a precipitous free fall, we'd love to see some accountability. Who promised him what? फॉक्स न्यूज़ के साबिक नामवर न्यूज़ एंकर और आज के नामवर पॉडकास्टर टकर कार्लसन, जो ट्रंप के बहुत बड़े हिमायती समझे जाते थे, जिन्होंने ट्रंप की कैंपेन को ज़बरदस्त तरीके से चलाया था, अब खुद ट्रंप की पॉलिसीज़ पर ज़बरदस्त तनकीद कर रहे हैं। टकर कार्लसन का कहना है कि नेतन्याहू वो शख्स है जो हमेशा व्हाइट हाउस में मौजूद रहकर अमेरिका को अपनी जंगों में खींचने की कोशिश करता रहा। कार्लसन के बकौल नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्जामात भी हैं जो उसके किरदार को जाहिर करते हैं। अमेरिका के एक और मारूफ न्यूज़ एंकर और जर्नलिस्ट एना कैस्पेरियन ने इसराइल को दी जाने वाली अमेरिकी फौजी इमदाद पर शदीद तनकीद करते हुए ये सवाल उठाया कि आखिर क्यों अमेरिकी टैक्स दहिंदगान किसी दूसरे मुल्क के दिफा का बोझ उठा रहे हैं। Our soldiers are gonna be in Israel right now as we speak in order to defend the Israelis. Do the Israelis pay for our military? Are they the ones who are shelling out $1 trillion a year for our military? No, they're not. We pay for our military. Why are our soldiers based in Israel? Why do we have F-22 Raptors in Israel in order to protect Israel? ये आवाज़ें यूएस कांग्रेस में भी उठ रही हैं। डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन अराकीन भी अमेरिकी हमलों पर बहुत तनकीद कर रहे हैं। सेनेटर टिम केन और सेनेटर मार्क वार्नर और रिपब्लिकन कांग्रेस मेंबर टॉमस मैसी ने कहा है कि ईरान की तरफ से ऐसा कोई खतरा था ही नहीं जो जंग का जवाब फराहम करता। सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना था कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस बात पर कायल किया कि रीजन में अमेरिकी इंटरेस्ट शदीद खतरे में है, इसलिए अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एलाइज अमेरिका को अपनी मर्जी की जंग में धकेल सकते हैं तो ये अमेरिकी ताकत और खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। Israel made us do it. That Bibi decided on this timeline. Netanyahu decided he wanted to attack, and he convinced Trump to join him by scaring Trump into believing that U.S. assets in the region would be at risk, and so Trump was better off just joining Netanyahu. I hope that isn't the full explanation, as we are now hearing that the nuclear program is not part of their targeting campaign, as we're now more confident that even harder line leadership is taking hold, as the Strait of Hormuz is still being shut down, even as we get their Navy. What's left as the explanation? It might just be that Israel forced our hand. And how weak does that make the United States look? How weak are we if our allies can force us into wars of choice that are bad for U.S. national security interests? इसके साथ साथ आम अमरीकी आवाम की राय भी इस हवाले से बहुत तब्दील हो रही है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 53% अमेरिकन अब इसराइल के बारे में नेगेटिव राय रखते हैं। तो ये पिछले 3 सालों के मुकाबले में सबसे बड़ा इजाफा है। ये नंबर्स इस बात का सबूत है कि अमेरिका में इसराइल के लिए अनकंडीशनल हिमायत अब पहले जैसी नहीं रही। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये वॉर अमेरिका की पॉलिसी या अमेरिका के इंटरेस्ट में थी, या ये दरअसल 100% इसराइली असलो रसूख का नतीजा थी।